नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान बोर्ड की 11वीं की मनोविज्ञान की जो बुक है उसका पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, 60 प्रश्नोत्तर लगा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। देखिए, ये तैयारी हम रीट के संदर्भ में कर रहे हैं। रीट से जुड़ी अगर कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। और अगर देखिए आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो चलिए बिना समय गवाए जो है हम प्रश्न देखते हैं। पहला देखिए, ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, यानी कि बहुत कम संभावनाएं हैं जो ऐसी जो है कथन इसमें जो दिए हुए हैं या जो प्रश्न हैं वो आपके लिए नए हो सकते हैं। ठीक है, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी जो है नोट्स के रूप में। पहला प्रश्न देखते हैं हम। चरों पर सख्त नियंत्रण करने की क्षमता ही प्रयोगात्मक विधि को प्रेक्षण की अन्य विधि से अलग करती है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो है एटकिंसन और हिलगार्ड का कथन है। ये जो देखिए जो भी कथन आते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रीट में सीधे सीधे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चरों पर सख्त नियंत्रण रखने की जो क्षमता है वो ही प्रयोगात्मक विधि को प्रेक्षण की दूसरी विधियों से अलग करती है। तो ये कथन जो है वो प्रयोगात्मक विधि के संदर्भ में है और एटकिंसन और हिलगार्ड ने ये कथन कहा है। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? तो देखिए गेस्टाल्टवादी जो थे वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्ट। वातावरण व वंश क्रम है, क्या है? एक दूसरे के देखिए पूरक होते हैं वंश क्रम और वातावरण। मानव शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से होता है, इसको क्या कहते हैं? देखिए जाइगोट जो होता है उससे मानव शरीर जो है उसका निर्माण होता है और ये एक कोशिका से होता है और ये कोशिका जाइगोट कहलाती है। जीन किस पर विद्यमान रहते हैं? तो गुणसूत्र पर विद्यमान रहते हैं जीन। अर्जित गुणों के स्थानांतरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अर्जित गुणों के स्थानांतरण के नियम का प्रतिपादन जो है वो लेमार्क ने किया था। ठीक है, जिराफ पर प्रयोग किया था इन्होंने। अर्जित गुणों के स्थानांतरण के नियम का प्रतिपादन लेमार्क ने दिया था। अपनी भावनाओं या व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया विकसित करना, जैसे प्रेरणा के स्थान पर प्रेम करना, यहाँ पर कौन सी रक्षा युक्ति हैं? सबसे पहली बात तो ये युक्तियाँ जो हैं आपको सारी पता होनी चाहिए। तो ये युक्ति जैसे जैसे आती है आप याद रखिएगा या कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अपनी भावनाओं या व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया विकसित करना, जैसे प्रेरणा के स्थान पर प्रेम करना, यहाँ पर जो रक्षा युक्ति है वो है प्रतिक्रिया निर्माण। ठीक है, वंश क्रम के बीज कोश की निरंतरता का नियम किसने दिया है? तो वंशक्रम के बीज कोश की निरंतरता का नियम बीजमैन ने दिया है। देखिए यहाँ पर भी बीज है और यहाँ पर भी बीज है, आपको याद रह जाएगा। बीज कोश की निरंतरता का नियम दिया है बीजमैन ने। मनोविज्ञान की 4 विधियां प्रक्षेपण, प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण और शाब्दिक रिपोर्ट है। ये किसने बताई हैं? ये मनोविज्ञान की 4 विधियां वॉटसन ने बताई हैं। व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, हम जितने भी बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान से संबंधित टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक करेंगे, उनके ऊपर प्रश्न जो हैं आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। किस नियम के अनुसार बालिका अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों की बजाय सामान्य गुणों को ग्रहण करती है? तो किस नियम के अनुसार? प्रत्यागमन के नियम के अनुसार कोई भी बालक या बालिका जो है वो अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों की बजाय सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। वंशानुक्रम का निर्धारक क्या कहलाता है? वंशानुक्रम का जो निर्धारक है वो जीन कहलाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। वंशक्रम के भिन्नता के नियम को किसने प्रयोग के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया? लेमार्क जो
है और जो डार्विन है जिसने मटर पर प्रयोग किए थे, और इन्होंने लैमार्के ने किस पर प्रयोग किए थे, जिराफ पर। तो वंशक्रम के भिन्नता के नियम को किसने प्रयोग द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया, तो दोनों ने ही किया है, लैमार्क और डार्विन। अन्य व्यक्ति के व्यवहार को स्वयं के व्यवहार की तरह अपनाना, जैसे माता पिता के मूल्यों को बालक द्वारा स्वयं के मूल्यों के रूप में अपनाया जाना, ये कौन सी युक्ति है, तो युक्तियां आपको याद होनी चाहिए, कोई भी एग्जाम में पूछ ली जाएगी। तो अंतर्वेशन होती है जब आप क्या करते हैं, अपने माता पिता के मूल्यों को अपना लेते हैं, खुद के मूल्य बना लेते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है, तो बायां गोलार्ध जो होता है मस्तिष्क का, वो सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है। जीवन की मनोवृत्ति की ऊर्जा को सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है, जीवन की मनोवृत्ति की जो ऊर्जा है उसे सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो कहा है। व्यक्ति के लिए जीवन की परिस्थितियां वही महत्व रखती हैं जो समुद्री जहाज के लिए चट्टान, समुद्र की लहरें और तेज हवाएं रखती हैं। जिस प्रकार से जीवन की परिस्थितियां कभी बढ़िया रहती हैं, कभी खराब हो जाती हैं, वो व्यक्ति के लिए महत्व रखती हैं। कभी हम सुखी रहते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, उसी प्रकार से कि वही महत्व रखती हैं जो समुद्री जो जहाज है उसके लिए चट्टान आ गया, लहरें आ गई, तेज हवाएं आ गई। तो ये कथन किसका है, ये कथन है टी.पी. नन का। किस युक्ति में अवांछनीय विचारों, भावों और यादों को अचेतन मन में धकेल दिया जाता है क्योंकि उसे याद करना कष्टपूर्ण या भय पैदा करने वाला होता है। तो देखिए, जब जो दमन होता है, जो एक युक्ति है दमन, तो हम उस चीज़ का दमन कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अवांछनीय विचार हैं, भावनाएं हैं, यादें हैं, उनको हम किस में धकेल देते हैं, अचेतन मन में धकेल देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, वो दमन कहलाता है, क्योंकि उसे याद करना कैसा होता है, कष्टपूर्ण होता है या भय पैदा करने वाला होता है। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 8 अवस्थाएं होती हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप 11वीं 12वीं की मनोविज्ञान की किताब पढ़ लेते हैं तो आपको रीट की जो मनोविज्ञान है उसमें काफ़ी सहायता मिलेगी। तो 1-2 बार आप रीडिंग उसकी ज़रूर लगाएं और उसके साथ ही ये जो प्रश्न है ये भी आप ज़रूर देखें। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं, 8 अवस्थाएं होती हैं। साथ ही साथ देखिए, हम RBSc 11वीं मनोविज्ञान का पार्ट 3 भी जल्दी ही लेकर आएंगे। देखिए, थोड़ा टाइम लगता है कोई भी चीज़ करने में, और स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं है, जिसकी चलते जो हमारा ये जो वीडियोस हैं ये थोड़ी कम बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ एक स्वास्थ्य कारण भी है जिसके चलते हम बढ़िया तरीके से अध्ययन नहीं कर पा रहे। व्यक्ति के विकास में जातीय संस्कृति का बड़ा हाथ है। जातीय संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। देखिए, कोई भी जातीय संस्कृति जो होती है वो व्यक्ति के जीवन का उत्थान करने के लिए, विकास करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो व्यक्ति के विकास में जातीय संस्कृति का बड़ा हाथ है। जातीय संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। ये कथन किसका है, ये कथन युंग का है। विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है, और यह विभिन्नता जो है वो विकास के संपूर्ण काल में यथावत ही रहती है। जैसे जैसे विकास होता रहता है तब भी ये जो विभिन्नता है ये बनी रहती है, उसी प्रकार जिस प्रकार जब शुरुआत में रहती है विकास के। तो ये कथन किसका है, ये डगलस और हालैंड का कथन है। एक बार फिर देखेंगे, विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है और यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत ही रहती है। ये कथन डगलस और हॉलैंड का है। पूर्व किशोरावस्था में किसका वजन लंबाई अधिक रहती है, तो किशोरावस्था से पहले के समय में, ठीक है, तो वजन और लंबाई किसकी ज़्यादा रहती है, लड़कियों की रहती हैं। विकास में पूर्ण से अंगों की ओर और अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को संभव बनाता है। तो ये कथन किसका है, कुप्पुस्वामी का है। क्या कहा है इन्होंने, ये कहते हैं कि विकास जब होता है उसमें पूर्ण से अंगों की ओर और अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है, और विभिन्न अंगों का जो एकीकरण है वो ही गतियों की सरलता को संभव जो है वो बनाता है। कथन किसका है, कुप्पुस्वामी का।
देखिए, माता पिता और उनके बच्चों में जो वंशक्रम संबंधी भिन्नता पाई जाती है उसके कारण क्या है? उसका कारण है उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन। माता पिता के और बच्चों में जो वंशक्रम संबंधी भिन्नता पाई जाती है उसके प्रमुख कारण क्या है? एक तो उत्परिवर्तन है और एक प्राकृतिक चयन है। ये आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, उत्परिवर्तन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। व्यक्ति अपनी गलती से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या संसार पर प्रक्षेपित कर देता है, मतलब थोप देता है। जैसे मैं उससे घृणा करता हूँ की बजाय हम कह देते हैं कि वह मुझसे घृणा करती है, ये कहा जाता है। तो ये रक्षा युक्ति होगी। देखिए, ये फिर एक युक्ति है, तो युक्तियाँ आपको याद होनी चाहिए। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है युक्तियों से। तो प्रक्षेपण यानी कि किसी चीज़ पर को थोपना, ठीक है। व्यक्ति क्या करता है, अपनी गलती, अगर हमारा जैसे कहीं सिलेक्शन नहीं होता तो हम कह देते हैं कि हाँ जी ये प्रॉब्लम्स थी जिसके चलते हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब हम उस चीज़ को किसी और पर थोप देते हैं बजाय अपनी गलती मानने के। बालक के विकास पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जो संस्कृति जितनी उन्नत होगी उसमें संबंधित व्यक्ति उसी मात्रा में गुणों का अर्जन करेगा। ये कथन किसका है? ये मार्गेट मिड और बेनेडिक्ट का कथन है। बिल्कुल सही कथन है। संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे विकास पर। जो संस्कृति जितनी उन्नत होती है उसमें जो व्यक्ति होता है उसी मात्रा में वो क्या करता है? गुणों का अर्जन करता है। ये कथन है मार्गेट मिड और बेनेडिक्ट का। विकास, देखिए विकास से संबंधित परिभाषा है। विकास अभिवृद्धि के संपर्क की बजाय अधिक व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन और कुछ सीमा तक तीनों रूपों शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया विज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक में मापन किया जा सकता है। व्यवहारात्मक संकेत ही विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक हैं। ये कथन जो है, ये परिभाषा जो किसकी है? गैसल की है। देखिए, जब आपको पूरी परिभाषा याद नहीं रहती तो या तो एक पहली लाइन याद रख लिया करें या फिर जो कोई महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसमें वो चीज़ जो है आप याद रख लिया करें। तो उससे क्या होगा, आपको वो परिभाषा ध्यान रह जाएगी। तो इसमें 3 रूप बताए हैं, शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया विज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक, उसमें मापन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये विकास की परिभाषा किसने दी है? गैसल ने दी है। विकास का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो मूलभूत सिद्धांत, ये तीनों ही मूलभूत सिद्धांत हैं। विकास सतत प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ठीक है, और साथ ही साथ सुव्यवस्थित क्रम में विकास होता है। ये वंशानुक्रम से संबंधित परिभाषा आ गई। वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिसके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना देते हैं। ऐसा किसने कहा है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखनी पड़ेगी आपको। स्किनर की है। बहुत सी परीक्षाओं में वंशानुक्रम से संबंधित ये जो कोटेशन है ये दे दी जाती है, ये परिभाषा पूछ ली जाती है। वंशानुक्रम क्या है? उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि जितना उसका जीन जो है या वंशक्रम जो है वो निश्चित करता है, एक सीमा निर्धारित करता है, उससे आगे हम बच्चे का विकास नहीं कर सकते। ये बात करते हैं वंशानुक्रम वाले, ठीक है। और दूसरी ओर जो आपके वातावरण वाले हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जैसे प्रारंभिक वर्षों में जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, उस समय उसे अगर हम दूषित वातावरण देते हैं, कुपोषण देते हैं, सही ढंग से उसको भोजन नहीं प्राप्त हो रहा या फिर उसको गंभीर रोग लग जाता है, तो ऐसे इस वजह से क्या होता है, बच्चा जो है बच्चा निर्बल बन जाता है या फिर जो उसकी जन्मजात योग्यताएं हैं वो कुंठित हो जाती हैं। ऐसा किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मानव विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक वातावरणीय है? तो देखिए, भोजन भी है, शुद्ध वायु भी मिलनी चाहिए, प्रकाश भी मिलना चाहिए, संस्कृति भी अच्छी होनी चाहिए, समाज और परिवार, ये सारे जो कारक हैं ये वातावरणीय कारकों की श्रेणी में आते हैं। आगे देखिए,
व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म के समय से ही हो जाता है और वह तब तक चलती रहती है जब तक कि व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो विकास व्यक्ति की क्या है, अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि विकास क्या है, व्यक्ति के ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, ये गॉर्डन ने कहा है। विकास की परिभाषा है, व्यक्ति का विकास कैसा है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जो है जन्म से होता है और तब तक चलती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। तो ये लाइन आप याद रखिएगा। ठीक है, ये किसकी परिभाषा है, गार्डन की। विकास से प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। ये कथन किसका है, ये स्किनर का कथन है। देखिए, विकास से संबंधित परिभाषा है, क्या कहा है, विकास से प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं आता। तो व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, ये किसका मानना है, स्किनर का मानना है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है निरंतर चलती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। ये कथन किसका है, देखिए, शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। कथन किसका है, गैरिसन का, और अन्य का कथन है विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है, शरीर संबंधित ये कथन है। वंशक्रम का प्रभाविकता और वियोग का नियम किसने दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वियोग का नियम, वंशक्रम का प्रभाविता का नियम, तो ये प्रतिपादित करने वाले हैं मेंडल साहब। ठीक है, मटर पर प्रयोग किए थे इन्होंने, आप लोगों ने पढ़ा ही है। देखिए, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं, जैसे कि बाल्यावस्था से जब वो किशोरावस्था में, या किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करता है, या शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, तो हम क्या है उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययन ये बताते हैं कि परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं और इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गैरिसन और अन्य की परिभाषा है। देखिए, जब बालक क्या करता है, विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं हम, और ये परिवर्तन जो है वो विकास के सिद्धांत जो है उनके अकॉर्डिंग होते हैं, निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। अव्यक्त अधिगम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो अव्यक्त अधिगम के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो टॉलमैन का योगदान है। अगला है चिन्ह, प्रतीक, संख्या, संप्रत्यय, अक्षर, अक्षरों के समूह, वाक्य इत्यादि के अर्थ सीखने और उनके आशय को समझने से संबंधित अधिगम कौन सा है, तो वाचिक अधिगम जो है वो चिन्ह, प्रतीक, संख्या, संप्रत्यय, अक्षर, अक्षरों के समूह, वाक्य इत्यादि के अर्थ सीखने और उनके आशय को समझने से संबंधित कैसा है, अधिगम है, और ये अधिगम वाचिक अधिगम कहलाता है। मनोविज्ञान में अनुबंधन के कितने प्रकार होते हैं, देखिए 2 प्रकार माने गए हैं, एक तो प्राचीन है और एक क्रियात्मक अनुबंधन है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, वातावरण है, आयु और परिपक्वता है, थकान है, संवेगात्मक स्थिति। देखिए, अगर थकान होती है तो भी हम पढ़ नहीं पाते, सीख नहीं पाते। अगर हमारी संवेग जो है वो स्थिर नहीं है तब भी हम पढ़ नहीं पाते, या फिर हमारी आयु कम है और सिलेबस या जो भी विषय वस्तु है वो कठिन है तो भी हम नहीं पढ़ पाएंगे। हमारे अंदर उतनी परिपक्वता नहीं है जितना सिलेबस है या जो अधिगम के लिए हमें चीज़ दी गई है, तब भी हम नहीं पढ़ पाएंगे। और हमारा वातावरण जो है वो शोरगुल से युक्त है, तब भी हम अधिगम जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती है किसी भी प्रकार के सीखने को। सबसे सरल प्रकार का सीखना, यानी कि सबसे सरल प्रकार का अधिगम जो साहचर्य पर आधारित होता है वो क्या कहलाता है, साहचर्य पर जो आधारित होता है अनुबंधन, वो सीखना जो है वो अनुबंधन कहलाता है। जब एक बार आप रीडिंग लगा लेंगे 11वीं की किताब की, जो मनोविज्ञान की किताब है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएंगी।
कौन सा अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार है जिसमें अनुक्रिया को पुनर्बलन द्वारा मजबूत किया जाता है? तो देखिए सीधी सी बात है, जहाँ पुनर्बलन का नाम आएगा वहाँ आएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। पुनर्बलन जो है इसी में दिया जाता है, इसी सिद्धांत में। तो कौन सा ऐसा अनुबंधन अधिगम का प्रकार है जिसमें जो है अनुक्रिया को पुनर्बलन के द्वारा मजबूत किया जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन दिया जाता है। पावला के प्रयोग में भोजन है अन अनुबंधित अधिगम। ठीक है, पावलव के प्रयोग में भोजन क्या है? अन अनुबंधित अधिगम, उद्दीपक, सॉरी उद्दीपक। शायद इसे कहते हैं अनकंडीशनल। आप एक बार देख लीजिएगा। किस सिद्धांत के अनुसार जब एक तटस्थ उद्दीपक यानी कि जो घंटी है, ठीक है, उस एग्जाम्पल में घंटी है, उसको स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि जो भोजन है वो क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है, उसके साथ युग्मित करके प्रस्तुत किया जाता है, तो कुछ प्रयासों के बाद जो प्राणी होता है या जो भी उस चीज़ को, उस भोजन को प्राप्त करने वाला होता है, वो उस उद्दीपक के प्रति भी वैसी ही अनुक्रिया करने लगता है जो वह स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन के साथ करता है। ये उदाहरण किसका है, किस सिद्धांत का? तो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में क्या है? घंटी बजती है तो भोजन सामने आ जाता है, और 2-3 बार ऐसा होता है कि घंटी बजती रहती है और भोजन आ जाता है, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है जब घंटी बजनी बंद हो जाती है और भोजन सीधा ही दे दिया जाता है, सॉरी भोजन नहीं दिया जाता, केवल घंटी बजती है तो भी लार टपकती है प्राणी की। ठीक है, तो उसमें कौन सा ये सिद्धांत है? तो वो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है। किस अधिगम में मॉडल के व्यवहार का परीक्षण करके ज्ञान अर्जित किया जाता है? तो देखिए परीक्षणात्मक अधिगम में मॉडल के व्यवहार का परीक्षण करके ज्ञान अर्जित किया जाता है। बांडुरा या बंडूरा ने अध्ययनों द्वारा शिक्षण अधिगम के कितने तत्व बताए हैं? देखिए 4 तत्व बताए हैं बांडुरा ने अध्ययनों के द्वारा अपने शिक्षण अधिगम के तत्व। पहला होता है अवधान, स्मृति, फिर अनुकरण, फिर अभिप्रेरणा। ये 4 तत्व जो हैं वो शिक्षण अधिगम के तत्व बताए हैं। कौन सा पुनर्बलन का प्रकार है? तो प्राथमिक पुनर्बलन, द्वितीयक पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। थॉर्नडाइक के किस नियम के अनुसार यदि एक अनुक्रिया के संतोषजनक परिणाम होते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति होती है? देखिए जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं और आपको वो चीज़ याद हो जाती है, या आप कोई टेस्ट देते हैं और उसमें आपको 100 में से 100 अंक या 10 में से 10 अंक मिल जाते हैं, तो आप संतोषजनक आपको परिणाम प्राप्त हो गया। अब आपका मन करता है एक टेस्ट और दे दिया जाए, तो जब उसकी पुनरावृत्ति होती है तो ये कहलाता है प्रभाव का नियम। यदि कोई ऐसी घटना है या यदि ऐसी कोई भी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ा देता है, तो वो क्या कहलाता है? पुनर्बलन कहलाता है। जब आप बच्चे को पुनर्बलन देते हैं तो जो प्रोग्रेस है वो बढ़ जाती है उस बच्चे की। ठीक है, तो जो वो कोई काम कर रहा होता है उसकी संभावना जो है, उसकी अनुक्रिया जो है, वांछित अनुक्रिया जो है वो घटित होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये पुनर्बलन कहलाता है। ऐसी कोई भी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है कहलाता है पुनर्बलन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में सही कथन क्या है? तो ये सही कथन तीनों ही हैं। अनुक्रिया ऐच्छिक होती है, पहली बात। दूसरी बात, प्राणी सक्रिय होता है। सक्रिय क्या होता है? उसको भूख लगी है, ठीक है, तो वो क्या है? सक्रिय है। एक सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है। जब सही अनुक्रिया होती है तो उसे पुनर्बलन दिया जाता है, उसकी प्रत्याशा रहती है, प्रत्याशा होती है। तो तीनों कथन सही हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर अपना प्रयोग किया है? BF स्किनर ने। चूहे पर भी इसने प्रयोग किया है। व्यवहार या व्यवहार की क्षमता में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, जो अनुभव तथा अभ्यास के कारण होता है?
अधिगम कहलाता है। देखिए, व्यवहार या व्यवहार की क्षमता में तुलनात्मक रूप से स्थायी रूप से परिवर्तन कब होता है? अधिगम क्या स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? जो अनुभव के द्वारा या बार बार अभ्यास करने के कारण होता है तो अधिगम कहलाता है। जब आप बार बार किसी चीज़ को अनुभव करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो आप उसको सीख जाते हैं। सीखना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया? थॉर्नडाइक ने। आप एक कविता बार बार दोहरा सकते हैं। अध्यापक के कहने पर आप उस कविता को सुना देते हैं, तो कविता का यह सुनाना क्या कहलाता है? निष्पादन कहलाता है। यानी कि इस चीज़ को करना कहलाता है। कोई चीज़ आप करते हैं तो वो क्या कहलाती है? निष्पादन कहलाती है। चरित्रहीन माता पिता की संतानें भी चरित्रहीन होती है, ये किसने कहा है? डगलस ने कहा है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार पानी में रखे हिमखंड का कौन सा भाग अचेतन मन को दर्शाता है? आंतरिक भाग जो है वो अचेतन मन को दर्शाता है। सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की मुख्य अवस्था का समय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुख्य अवस्था, और ये जन्म से लेकर 18 माह तक जो है मनोलैंगिक विकास की मुख्य अवस्था बताई है सिगमंड फ्राइड ने। सीखी गई अनुक्रिया का लोप होना क्या कहलाता है? विलोप कहलाता है। माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौनों पर दिखाता है या अपने छोटे भाई बहन पर वो गुस्सा निकालता है, तो ये युक्ति क्या है? फिर युक्ति आ गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। युक्ति प्रतिस्थापन कहलाती है, मतलब एक का गुस्सा दूसरे पर उतार देना। सिगमंड फ्राइड के अनुसार किस प्रकार का मन हमारे व्यवहार व अनुभवों को लगातार प्रभावित करता है, जिसके प्रभाव के बारे में हम जानते भी नहीं हैं? सिगमंड फ्राइड का क्या कहना है कि किस प्रकार का मन हमारे व्यवहार व अनुभवों को लगातार प्रभावित करता है, जिसके प्रभाव के बारे में हम जानते भी नहीं हैं? तो अचेतन मन। ठीक है, जब आपको सपने आते हैं, उन सपनों में आप कई ऐसी चीज़ें देखते हैं जो आप वास्तविक जीवन में देखना चाहते हैं, तो वो अचेतन मन उस चीज़ को दिखाता है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था उद्यमिता बनाम हीन भावना है? चौथी अवस्था। तो एरिक्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया है, याद रखिएगा। और इसकी चौथी अवस्था बताई है इन्होंने उद्यमिता बनाम हीन भावना। तो इस प्रकार से 60 प्रश्न हमने इसमें देख लिए हैं। अगर ज़्यादा प्रश्न लेते तो वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाती। तो आगे थर्ड पार्ट में हम अगले प्रश्न जो हैं वो करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।